नमस्कार। यूपी स्पेशल के सीरीज में दीप जीएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब तक हम यूपी की सीरीज में 2 वीडियो ला चुके हैं। पहले वीडियो में नामकरण और राजधानी से संबंधित है, दूसरे वीडियो में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, और आज हम तीसरा वीडियो पढ़ाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। हालांकि हमारे आज़ादी में बहुत से महापुरुषों देशभक्तों का योगदान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस का योगदान इसलिए रहा है कि कांग्रेस उस समय एक बड़ी संगठन के रूप में उभरा था, जिसका प्रतिनिधित्व नेहरू से लेके महात्मा गांधी जी ने किया, और जो बड़े बड़े जो हमारे देशभक्त थे जो वो सब इस कांग्रेस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी कालखंड में शामिल थे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी कभी कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश स्पेशल में यूपी पीसीएस या प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या यूपीएसएससी पेट का कोई एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, या एसआई दरोगा कांस्टेबल का एग्जाम हो, तो इसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कितने हुए या कौन कौन से अधिवेशन हुए, उत्तर प्रदेश में किस समय कौन सा अधिवेशन हुआ। तो अगर हम कांग्रेस के पूरे अधिवेशन को पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा समय आएगा, वो इतिहास का भाग है। लेकिन उस इतिहास के भाग से उत्तर प्रदेश विशेष के लिए कितना है, हम उसे पढ़ेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन कितना हुआ है। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन के पढ़ने से पहले हम कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना के समय कौन वायसराय था। तो अगर हम कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं, तो अगर हम कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, और जो स्थान था, स्थान जो था वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो बंबई, जिसको वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, उसको उस समय बंबई कहा जाता था। और इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है A.O. ह्यूम। ये इसके स्थापना करने वाले थे, स्थापक। और ये जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो जो बहुत से यूरोपीय व्यापारी थे जो भारत में रहते थे, फ्रांसीसी थे, यूरोपी थे, वो कहीं न कहीं चाहते थे कि जो यहाँ पे विदेशी शासक है, इंग्लैंड के शासक ब्रिटिशर्स थे, उनको भगाया जाए। तो इसके लिए वो खुद चाहते थे कि जो भारत है वो संगठित रहे, एक टीम बने, जो टीम होकर ये पता करे कि भाई, जैसे कि 1857 के विद्रोह के असफल होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि उस समय का जो संगठन था, उस समय का जो टीम था, उसका लीडर कोई अच्छा नहीं था, लीड कोई अच्छा नहीं कर रहा था, संगठित रूप से थे नहीं, एक निर्देशित रूप में नहीं चल रहे थे। तो जब अवलोकन किया गया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों को भगाने के लिए, वो क्यों विफल हुआ, तो विफल यही हुआ कि सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए जो एक स्कॉटलैंड निवासी थे, उन्होंने एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड निवासी, इन्होंने कांग्रेस का गठन किया। बाद में ये कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी, और जिसने अंग्रेजों को भगाने में और देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो आपको समझ गए। उसके बाद अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था, तो जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन
ये आपका वायसराय था उस समय का। उसके बाद अगर हम इसमें ये देखेंगे कि इसका जो कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि पूर्व में नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद परिवर्तन किया गया, इसको परिवर्तित नाम किया गया, और परिवर्तित जो नाम किया गया वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के कारण। दादा भाई नौरोजी ने यह प्रस्ताव दिया था कि इसका नाम रखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये तो आप तो कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त हो गया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अधिवेशन हुए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब हम इसमें चलेंगे अधिवेशनों के बारे में। हालांकि हम इसमें अधिवेशन जो है पूरे कांग्रेस के नहीं पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर हुआ है वही पढ़ेंगे। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन टोटल 9 हुआ है, टोटल 9 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। और इसका उत्तर प्रदेश में पहला जो अधिवेशन हुआ था, पहला हुआ था 1888 में। पहला अधिवेशन हुआ था 1888 में, और ये थे जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में हुआ था ये। इसको हम इलाहाबाद कहेंगे, इलाहाबाद अधिवेशन कहेंगे। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, और जॉर्ज यूल थे, और ये प्रथम यूरोपी थे जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1888 में। इस 1888 का जो अधिवेशन था, इसकी महत्वपूर्ण बातें ये थी कि प्रथम बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। हिंदी में भाषण दिया लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। उसके बाद अब हम इसमें जरा एक पॉइंट और देखेंगे कि उस समय जब ये 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन की चर्चा हो रही थी कि ये अधिवेशन कहाँ कराया जाए, कैसे कराया जाए, तो उस समय जो यहाँ के ब्रिटिशर्स थे, यहाँ के जो गवर्नर थे, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का ये अधिवेशन हो। तो इसके लिए उन्होंने कहीं भी कांग्रेस को स्थान उपलब्ध नहीं कराने की पूरी जो षड्यंत्र, जो पूरी कोशिश थी, उन्होंने किया। तो उसी समय हमारे इलाहाबाद में जो राजा दरभंगा थे, राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। तो एक दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लोथर काउंसिल को कांग्रेस को खरीद कर दिया गया, और वह सिर्फ इसलिए दिया गया कि ये अपना अधिवेशन कर सके। उसके बाद अगर हम ये देखें कि इस अधिवेशन का विरोध किन लोगों ने किया है, तो इस अधिवेशन का विरोध सर सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद बनारस के राजा सितारे हिंद ने किया था, और अश्वनी कुमार ने तो ये भी कह दिया था कि ये 3 दिन का तमाशा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले अधिवेशन में क्या क्या बातें हुआ था, इसके क्या क्या पॉइंट है, आपके क्वेश्चन को फंस सकते हैं। दूसरा अगर हम अधिवेशन देखेंगे कि दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1892 में ही इलाहाबाद का अधिवेशन। दूसरा जो था 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन। व्योमेश चंद्र दत्त इसकी जो अध्यक्षता किया था इन्होंने, व्योमेश चंद्र दत्त। इसके बारे में कुछ ज्यादा पॉइंट उभर कर नहीं आता है, और ये 8वां है उत्तर प्रदेश में दूसरा और कांग्रेस का 8वां अधिवेशन। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं निकल के आती, बस इतना जान लीजिए कि जो 1892 का जो अधिवेशन है ये होने वाला था इंग्लैंड में, लेकिन किसी कारणवश जब इंग्लैंड में नहीं हो पाया तो उसको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इसका अधिवेशन किया गया। उसके बाद अगर हम ये देखेंगे तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था। तीसरा जो है 1899 का लखनऊ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किया है
रमेश चंद्र दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त। ये कांग्रेस का 15वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि लाला लाजपत राय ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था। लाला लाजपत राय ने धन के निकासी का एक कॉन्सेप्ट दिया था। धन के निकासी का मतलब क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति पैसा हमसे लेता है तो बदले में सेवा या वस्तु देता है। क्रय और विक्रय करने का सबसे अच्छा माध्यम यही होता है कि जब आप किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो बदले में उसको पैसा देते हैं, या जब हम किसी को, तो धन के निकासी का संबंध ये था कि भारत से धन जा रहा था इंग्लैंड, बदले में ना इसको कोई वस्तु मिल रहा था ना कोई सेवा मिल रहा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को धन की निकासी का सिद्धांत कहा गया। और धन के निकासी के सिद्धांत के दादा भाई नौरोजी के धन के निकासी के सिद्धांत को कांग्रेस ने समर्थन किया था। और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया था और पूछा था, मतलब प्रस्ताव करके ये सवाल किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि आप जो हमारे देश से राजस्व वसूल कर कर इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, बदले में आप हमको क्या दे रहे हैं, और इस प्रकार की लूट मार हमारे देश से बंद करो। तो ये कांग्रेस का जो 15वां अधिवेशन था और उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिवेशन था, इसके बारे में ये चर्चा हुई। उसके बाद कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन और उत्तर प्रदेश का चौथा अधिवेशन 1905 का बनारस अधिवेशन था। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, और ये यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और ये 21वां कांग्रेस का अधिवेशन था। अब उस समय 1905 की स्थिति देखिए। 1905 में जो ब्रिटिशर्स थे वो बांटो और राज करो की रणनीति पे आ गए थे, और उस समय बंगाल का विभाजन होने की स्थिति में था। करजन उस समय के वायसराय थे। बंगाल को पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटा जा रहा था। हिंदू मुसलमान में भेदभाव बढ़ाया जा रहा था। तो उस समय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस ने जो प्रयास किया, कांग्रेस ने 1905 के अधिवेशन, बनारस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत को स्वदेशी राज्य बनाएंगे और स्वदेशी आंदोलन की समर्थन करेंगे, और उसके उस स्वदेशी आंदोलन में जो छोटे छोटे फैक्ट्रियां लगेंगी, छोटे छोटे वस्त्र उद्योग लगेंगे, उसमें हम समर्थन करेंगे। और हम उसमें उसी समय इन्होंने ये कहा कि हम वस्त्र जो हो गया, कोई वस्तु हो गया, वो उसी दुकान या उसी कंपनी से खरीदेंगे जहाँ जो भारत के व्यापारियों द्वारा निर्मित किया गया हो। तो ये 1905 के बनारस अधिवेशन का ये था। और उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 के अधिवेशन में ही गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। तो विपक्ष की नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 के बनारस के अधिवेशन में दिया गया। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि कब दिया गया था। उसके बाद पांचवा आता है 1910 का इलाहाबाद का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं विलियम वेडरबर्न। 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहे हैं विलियम वेडरबर्न। तो इस अधिवेशन में कुछ खास बातें समझ निकल के नहीं आती है, और ये आपका कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था। तो इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अधिवेशन निकल के हमारा आता है 6वां अधिवेशन, जो हुआ था 1916 का। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था,
ये सबसे महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इसी अधिवेशन के बारे में चर्चा हो। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था उन्होंने किया था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और ये 26वां अधिवेशन था कांग्रेस का। अब उस समय की परिस्थिति को समझिए कि लोग किस मतलब कि जो हमारे देशभक्त थे वो किस प्रकार से परिपक्व हो गए, स्वतंत्रता सेनानी थे, किस प्रकार से विचारों में परिपक्वता ला रहे थे। जैसे कि उस समय कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रहा था, मुस्लिम लीग भी लड़ाई लड़ रहे थे, और छोटे छोटे जो कांग्रेस के अन्य सहायक दल थे वो भी लड़ रहे थे। उसके साथ ही 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। हालांकि लोग विचारों से अलग अलग जरूर थे, नरम दल थे, गरम दल थे। मुस्लिम लीग भी ब्रिटिशर्स को आजाद कर ब्रिटिशर से आज़ादी लेनी चाहती थी, लेकिन विचार सबके अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य सबका एक था कि ब्रिटिशर्स को सबको भगाओ। तो इतनी परिपक्वता उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर आ गई थी। तो उस समय 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, इसको समझौते का अधिवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, और उसमें नरम दल और गरम दल जो बट गए थे उनका समझौता करके एक किया गया। तो 1907 में इसकी जो मुख्य पॉइंट है, गरम दल और नरम दल में समझौता। तत्पश्चात उसके बाद जो तिलक थे और जिन्ना थे, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कराया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कराया इसी अधिवेशन में। और इस अधिवेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया। ये बात मान ली कि पृथक निर्वाचन प्रणाली सही है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब क्या है कि कहीं भी मान लीजिए ये एक संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सभी धर्म के लोग हैं। तो इस संसदीय क्षेत्र में यदि ये मुस्लिम के लिए ये आरक्षित कर दिया गया है पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत, तो इसमें हमेशा ये वही प्रतिनिधित्व करेगा, वही सांसद विधायक बनेगा जो एक मुस्लिम होगा। तो क्या मुस्लिम को जब पता है और इसमें वोट डालने वाला भी सिर्फ मुस्लिम होगा, तो मुस्लिम को पता है कि लड़ूंगा मैं ही और मुझे वोट डालने वाला सिर्फ मुस्लिम है, तो क्या यहाँ के संसदीय क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र में अन्य जातियां और अन्य वर्गों का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मुस्लिम प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली जो था उसका कांग्रेस ने समर्थन किया। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी कि जो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाया जा रहा था, तो कांग्रेस ने उस आग में घी डालने का काम किया था। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करना और उस पर चुप्पी साधे रहना, ये सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि मदन मोहन मालवीय ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन कुछ खास इसका असर नहीं हुआ। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन को समझ लिया। उसके बाद सातवां आप समझेंगे। सातवां जो है आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी। सरोजिनी नायडू जो प्रथम
भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने अध्यक्षता की है। तो आपका जवाब होगा 1925 का कानपुर अधिवेशन। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश में कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण बात यह था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में यह कहा गया है कि जो हिंदी होगा वो राष्ट्रभाषा होगा। उसके बाद 1936 का जो होता है जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता करते हैं, 1936 का, और ये उसी समय पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना करते हैं। पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना करते हैं। और उसी समय आपके 1936 के 49वां कांग्रेस के अधिवेशन में यह कहा गया था कि जो देश हमारा जब आजाद होगा तो जो देश आजाद होगा तो देश होगा समाजवाद। तो जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है समाजवादी विचारधारा के लोगों को समाजवाद बनाना, मतलब कि समाजवादी देश को बनाना, समाजवाद का इन्होंने विस्तार करने के लिए ये बात कहा था। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है, आप अक्सर न्यूज़पेपर समाचारों में सुनते होंगे कि एक होता है समाजवाद जिसको कहते हैं सोशलिज्म, और एक होता है साम्यवाद जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट। देखिए, समाजवाद का मतलब ये होता है कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं सभी संसाधनों पे सबका बराबर का मालिकाना हक। समाजवाद का मतलब ये होता है कि सब में समान रूप से संसाधनों का वितरण हो। साम्यवाद में भी यही मतलब है कि साम्यवाद में भी सभी संसाधनों का समान वितरण हो, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि समाजवाद में लोकतंत्र के अस्तित्व को जिंदा रखता है और ये जब संसाधनों का वितरण करता है तो संसाधन पाने वाले की इच्छा को और उसकी संतुष्टि को प्राथमिकता देता है, जबकि साम्यवाद में ऐसी कुछ नहीं। साम्यवाद में एक ऐसी विचारधारा है जो जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जाए। तो इन दोनों में मतलब बस अर्थ इतना है, दोनों की विचारधारा इतनी कि संसाधनों का समान वितरण हो, बस उसमें लोकतंत्र की जो अस्तित्व की बात है उसी की वजह से साम्यवाद और समाजवाद में अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका हो गया 8वां आपका। उसके बाद जो सबसे लास्ट है 9वां जो हुआ था 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था, जेबी कृपलानी ने किया था इसकी अध्यक्षता, जेबी कृपलानी ने किया था। और आप ये देखेंगे जेबी कृपलानी ने जो मेरठ में हुआ था यह अधिवेशन, और उस समय 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था। अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है और नेहरू जी उसके लीडर थे, एक अच्छे लीडर थे। संविधान सभा का गठन हो रहा था, अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था। तो नेहरू जी जो 1946 के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था और उसकी अध्यक्षता उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और जेबी कृपलानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और उसके बाद ये कहा गया कि आगे की रणनीति कि संविधान सभा कैसे वर्क करेगी और संविधान सभा के बाद अंतरिम सरकार में किस प्रकार से लोगों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो इस प्रकार से इस पर चर्चा हुआ। तो अब तक हमने कांग्रेस के 9 अधिवेशनों के बारे में समझे और जाने और पढ़े, और अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में टोटल 9 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण थे हमने आपको बता दिया। अगर कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को पढ़ना है तो आप इंतजार के उत्तर प्रदेश हमारा जब इतिहास का सीरीज चलेगा इसमें डीपली आपको समझाया जाएगा। और दीप जेएस फाउंडेशन का यूपी स्पेशल सीरीज को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।